ध्यान से देखेंगे। आज हम लोग जो है कक्षा 12 में रासायनिक बलगति के बारे में अध्ययन करेंगे। ये आपके जो है सिलेबस का चौथा लेसन है। इस लेसन में हम लोग जो है रासायनिक बलगति नामक लेसन का अध्ययन कर रहे थे करेंगे। तो ध्यान से देखेंगे रासायनिक बलगति में होता क्या है, क्या हम करते हैं। तो देखिए, भौतिक विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग और उनकी सांद्रता यानी कि रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों और अभिक्रिया के वेगों और हम जो है रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया देखी। ध्यान देखिएगा, यानी भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग, रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि और रासायनिक अभिक्रियाओं को प्रभावित करने वाले कारकों का जहाँ पर हम अध्ययन करते हैं उसको रासायनिक बलगति कहते हैं। क्लियर? अब थोड़ी सी बात आती है, आप ये सुने होंगे कि कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं बहुत तीव्र गति से हो जाती है और कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं बहुत मंद गति से होती है। तो जो रासायनिक अभिक्रिया तीव्रता से होती है उनको तीव्र रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आप जो है कागज का जलना, लकड़ी का जलना या ईंधन का जलना, ये क्या है? तीव्र अभिक्रिया के उदाहरण हैं। जैसे हम कहें कि NaOH का HCl से अभिक्रिया, NaOH यानी अम्ल की क्षार से अभिक्रिया कराते हैं तो लवण और जल बनता है। तो ये क्रिया क्या है? तीव्र अभिक्रिया है, क्योंकि दोनों की सक्रियताएं बहुत अधिक है। NaOH भी आपका सक्रिय यानी प्रबल क्षार है और HCl भी आपका क्या है? प्रबल अम्ल है। तो प्रबल क्षार प्रबल अम्ल से क्रिया करता है तो उस समय अभिक्रिया का वेग बहुत ही अधिक होता है, अर्थात उसके वेग को मापा नहीं जा सकता है। तो जिनके वेग को हम न नाप सकें उनको हम तीव्र अभिक्रिया कहते हैं और इनको हम आयनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। जो तीव्र अभिक्रियाएं होती हैं उनको आयनिक अभिक्रिया भी हम नाम दिए हैं। कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी भी होती हैं जो मंद गति से होती हैं, अर्थात जिनको पूर्ण होने में यानी जिन अभिक्रियाओं को पूर्ण होने में अधिक समय लगता है उन अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं? मंद अभिक्रिया कहते हैं। उन अभिक्रियाओं को हम क्या कहेंगे? मंद अभिक्रिया कहते हैं। मंद अभिक्रिया जो होती है उनको होने में या पूर्ण होने में बहुत अधिक समय लगता है, जिसके वेग का तो मापन किया जा सकता है, जिनके वेगों का निर्धारण किया जा सकता है। अब थोड़ा सा देखेंगे, हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार की बात अगर करें तो अभिक्रियाओं के वेग के आधार पर, अभिक्रियाओं के वेग के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं को दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है आणविक अभिक्रिया और एक होती है आयनिक अभिक्रिया। आणविक अभिक्रिया क्या है इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। वे रासायनिक अभिक्रियाएं, यहाँ पर हमने लिखा भी है, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो अणुओं के मध्य होती है, जिसमें अणु भाग लेते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? आणविक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें, ये जो आपका है अणु है, एसिटिक अम्ल है और ये एथिल अल्कोहल है। क्रिया कराते हैं तो क्रिया के परिणाम स्वरूप ये बनता है और ये जल बनता है। ये जो क्रिया है ध्यान से देखेंगे,
या एस्टीकरण भी कहलाता है। तो एस्टीकरण की जो क्रिया है वह आणविक अभिक्रिया होती है जिसको कराने में अधिक समय लगता है और इसके जो वेग का निर्धारण किया जा सकता है, वेग को मापा जा सकता है। अब वही जो है एक अभिक्रिया और है जिसको हम आयनिक अभिक्रिया कहते हैं। और आयनिक अभिक्रियाएं क्या होती है भाई? वे रासायनिक अभिक्रियाएं या वे अभिक्रियाएं जो आयनों के मध्य होती हैं, यानी जिस अभिक्रिया में आयन भाग लेते हैं उनको हम क्या कहेंगे? आयनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। और आयनिक अभिक्रियाओं का वेग जो बहुत अधिक होता है, अर्थात उनके जो है वेग का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। जैसे अगर हम बात करें तो ये आपका NaCl सोडियम क्लोराइड है और यदि NO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट के विलयन को जब इसमें डालते हैं तो ये जो NaCl का सफेद अवक्षेप बनता है और NaNO3 आपका प्राप्त हो जाता है और इस अभिक्रिया को होने में बहुत अधिक समय लगता है। अर्थात इस अभिक्रिया को हम आयनिक या तीव्र अभिक्रिया भी कह सकते हैं। अब बात करते हैं अभिक्रिया के वेग की। अभिक्रिया के वेग की दो परिभाषाएं हमने लिखी है। वह दर जिस पर समय के साथ अभिकारक पदार्थों का सांद्रण क्या होता है? परिवर्तित हो जाता है। यानी कि वह दर जिस पर अभिकारक पदार्थों का जो सांद्रण है वह क्या हो जाए? परिवर्तित। यानी समय बढ़ता है तो अभिकारक की सांद्रताएं भी क्या होती हैं? परिवर्तित हो जाती हैं। तो उनको हम क्या कहेंगे? उनको हम कहते हैं अभिक्रिया का वेग। या दूसरी परिभाषा हमने यहाँ पर लिखी है, एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन को अभिकारक का क्या कहेंगे? वेग कहते हैं। अभिकारक का वेग अगर हम ये बात करते हैं कि अति सूक्ष्म समयांतराल यानी बहुत कम समयांतराल dt में अभिकारक की सांद्रता में होने वाली कमी जो है dx, यानी ये अभिकारक की सांद्रता में होने वाली कमी है और ये जो है अभिकारक की सांद्रता को कम करने में जो समय लगता है dt में, तो ये सांद्रता में कमी और समय का जो अनुपात होता है अभिक्रिया का वेग कहलाता है। अर्थात अभिक्रिया का वेग बराबर होता है dx/dt। dx क्या है? अभिकारक की सांद्रता में हुआ परिवर्तन है और परिवर्तन में लगा ये समय है। अर्थात अभिक्रिया का वेग dx/ क्या है? dt। बात अगर आगे बढ़े तो यदि किसी अभिक्रिया में अभिकारक अगर हम A लेते हैं, अभिकारक क्या लेते हैं भाई? A, कैपिटल A हमारा अभिकारक है। ये आपका अभिकारी पदार्थ है। इसकी कितनी मात्रा लेते हैं? 1 ग्राम अणु लेते हैं और t समय के पश्चात यानी कुछ समय बीतता है तो A के x ग्राम जो उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं, तब ये जो आपका A बराबर उत्पाद आपका ये अभिक्रिया का समीकरण है। अभिक्रिया से पूर्व लिया गया पदार्थ यह है और उत्पाद तो शून्य बनेगा। लेकिन अगर ये जो t समय व्यतीत हो जाता है यानी t समय के बाद अगर देखा जाए तो A - x हो जाएगा अभिकारी पदार्थ की मात्रा और उत्पाद की मात्रा क्या हो जाएगी? x हो जाएगी। अब यहीं पर देखेंगे द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम। द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम क्या है भाई? द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम यही है कि किसी भी अभिक्रिया की जो दर होती है उसकी समय यानी कि t समय के पश्चात या समय परिवर्तन के पश्चात सांद्रता में हुए परिवर्तन की सांद्रता के अनुपाती होती है। अर्थात हम लिखे अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग प्रोपोर्शनल लिखेंगे t, ठीक है, और लिखेंगे t इंटू या t समय पश्चात अभिकारी पदार्थ की सांद्रता। तो ये हो गया आपका वेग। अब वेग बराबर क्या लिखेंगे? ये आपका हो गया t या प्रोपोर्शनल लिखते या वेग तो लिखेंगे ना, वेग बराबर लिखेंगे क्या? समय पश्चात अभिक्रिया का। तो t समय पश्चात ये है क्या? ये आपका है A - x है। A- क्या हो जाएगा? x। तो वेग
बराबर के ए माइनस एक्स। अगर ए माइनस एक्स बराबर एक मूल लिख दें और प्रति लीटर, क्योंकि सांद्रता मोल प्रति लीटर में व्यक्त की जाती है, तो वेग जो होता है वो आपके के बराबर हो जाएगा। वेग जो किसके बराबर हो गया? के। अर्थात हम कह सकते हैं कि दर स्थिरांक क्या होगा? ये जो आपका है ये दर स्थिरांक कहलाता है, इसको हम अभिक्रिया का दर स्थिरांक कहते हैं। अर्थात हम इसको लिख सकते हैं वेग बराबर के, या लिख दें यहाँ पर dx/dt इक्वल्स टू क्या, ये भी हम लिख सकते हैं। ठीक, अब थोड़ा सा अगर देखा जाए तो अगर हम वेग और समय के बीच ग्राफ खींचते हैं तो एक जो है वक्र प्राप्त होता है। वेग और समय के बीच क्या खींचे? ग्राफ। देखेंगे अभिक्रिया का वेग जो आपका है, ये आपका हम जो ग्राफ खींचते हैं ये आपका x और ये y है। अगर इस पर हम बात करें, थोड़ा सा जिक्र करें इसी पर, तो ये अभिक्रिया का वेग है, अभिक्रिया का वेग है, और ये आपका क्या है? समय के बीच यदि ये आपका dt है और ये क्या आपका dx/dt है। यानी समय और अभिक्रिया के वेग के बीच यदि ग्राफ खींचा जाए तो एक जो है वक्र प्राप्त होता है। इस वक्र को देखकर हम कह सकते हैं कि अभिक्रिया को पूर्ण होने के अनंत समय होना चाहिए, यानी अनंत समय में जो है कोई जो है अभिक्रिया पूर्ण हो सकती है। ध्यान से देखेंगे, औसत वेग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। औसत वेग क्या होता है? किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों अथवा उत्पादों की सांद्रता में एकांक समय में होने वाले परिवर्तन को उस अभिक्रिया का हम क्या कहते हैं? औसत वेग कहते हैं। औसत वेग बराबर होता है अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन और उस अभिक्रिया को पूर्ण होने में जितना समय लगता है उनका जो अनुपात होता है औसत वेग कहलाता है। आप ये लिख सकते हैं औसत वेग में अभिकारक या उत्पाद की अंतिम सांद्रता में से प्रारंभिक सांद्रता को यदि घटा दें और जो समय है उसको लिख दें तो जो आएगा वह क्या कहलाएगा? औसत वेग कहलाएगा। अगर एक सामान्य अभिक्रिया पर हम अध्ययन अगर करें तो ये ध्यान से देखेंगे, ए जो आपका अभिकारी पदार्थ है और बी आपका क्या है? उत्पाद है। अर्थात इसकी सांद्रता घटेगी और इसकी सांद्रता क्या होगी? बढ़ेगी, क्योंकि अभिक्रिया आगे दिशा में हो रही है, ये दिखा रहा है। तो इसकी सांद्रता कम होगी और इनकी सांद्रता क्या होगी? बढ़ेगी। अर्थात ए का औसत वेग बराबर लिखेंगे ए की सांद्रता में कमी, तो कमी यदि होती है तो पहले अधिक था फिर कम हो गया, तो A2 यानी यहाँ पर लिखा है अभिकारक की अंतिम सांद्रता, तो अभिकारक की अंतिम सांद्रता A2 और प्रारंभिक सांद्रता क्या है? A1 है। तो A2 में से A1 घटाएंगे तो डेल्टा A जो आएगा वह ऋणात्मक होगा। कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। और T2 माइनस T1 यानी अधिक समय में से कम वाले घटाएंगे तो डेल्टा T का मान धनात्मक होगा। अब ये मान जो आप इस पर अगर रखें तो ये डेल्टा A सांद्रता में परिवर्तन यानी सांद्रता में कमी है और डेल्टा T उस सांद्रता को कम होने में लगा समय है। अर्थात ये जो है पदार्थ वेग का औसत वेग होगा, यानी अभिकारी पदार्थ का औसत वेग ऋणात्मक होता है। अभिकारी पदार्थ का जो वेग होगा वह क्या होगी? वह जो है ऋणात्मक होगा और जो उत्पाद बनेगा उसका औसत वेग क्या होगा? धनात्मक होगा, क्योंकि उत्पाद जो होगा उसकी सांद्रता अंतिम वाली सांद्रता अधिक होगी और प्रारंभिक सांद्रता क्या होगी? कम होगी। तो ये डेल्टा टी वाई क्या हो गया? डेल्टा टी हो गया। अर्थात ये जो है हमारा क्या है? उत्पाद में यानी उत्पाद का औसत वेग बराबर, ये उत्पाद का औसत वेग धनात्मक होता है और अभिकारी पदार्थों का औसत वेग क्या होता है? ऋणात्मक होता है।